वेलकम बैक टू द चैनल रामचरण ट्यूटोरियल। आज मैं तुम लोगों को टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इससे प्रीवियसली वीडियो में मैंने तुम लोगों को टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझा दिया था, बट इस वीडियो में भी मैं तुम्हें पहले टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझाऊंगा, उसके साथ मैं तुम लोगों को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों को याद ही होगा मैंने तुम लोगों को टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो ऐसा हो रहा था ना दोस्तों, तुम लोगों को याद ही होगा ना कि एक हाउसहोल्ड था। ठीक है, हाउसहोल्ड सबसे पहले एक हाउसहोल्ड क्या होता था दोस्तों, याद ही होगा तुम लोगों को, हाउसहोल्ड फॉर्म में काम करने जाते थे। एक हाउसहोल्ड, कोई भी मान लो हाउसहोल्ड है, मान लो कि ये कौन थे पता है ना तुम लोगों को, मान लो पीके का किसी फॉर्म में काम करना, मतलब किसी कंपनी में काम करने में। ठीक है, मान लो मैगी बनाने वाला कंपनी में काम करने जाते थे, मान लो याद ही होगा तुम लोगों को। ठीक है, मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया अभी। ठीक है, तो एक हाउसहोल्ड सबसे पहले फॉर्म में काम करने जाते थे। फॉर्म को क्या देते थे दोस्तों, फैक्टर सर्विस देते थे। ठीक है, फॉर्म उनको रिटर्न में क्या देती थी, फैक्टर इनकम बोला या दोस्तों, या फैक्टर पेमेंट करते थे। फैक्टर पेमेंट लाइक वेजेस, सैलरीज या गुड्स एंड सर्विसेज उसके सर्विस के बिहाफ में पे करती थी। याद ही होगा तुम लोगों को। फिर क्या होता था कि जो भी हाउसहोल्ड इनकम कमा के लाते थे वो किसको देते थे, यदि होगा घर वाली को, किसको, घर वाली को देते थे। ठीक है ना, तो हाउसहोल्ड वाला जो भी इनकम कमा के लाए तो किसे दिए, अपने घर वाली को दिए। ठीक है, तो घर वाली उसी पैसा को क्या किया, लेके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब वही मैगी खरीदी। मान लो हाउसहोल्ड को 10,000 रुपीज मिला, मान लो एक हाउसहोल्ड को 10,000 रुपीज फॉर्म से मिला। ठीक है, और वो किससे, अपने घर वाली को देती है 10,000 रुपीज। इसी 10,000 में से घर वाली क्या करती है कि मान लो 10,000 रुपीज का मैगी खरीद लेती है। क्या खरीद लेती है दोस्तों, 10,000 रुपीज का मैगी खरीद लेती है। तो वापस 10,000 का जब मैगी खरीदेगी उससे क्या बोलेंगे, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। हाउसहोल्ड क्या करने वाला है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर 10,000 रुपीज उसी मैगी बनाने वाला कंपनी के पास चली जाएगी और कंपनी उसके अगेंस्ट में हम हाउसहोल्ड को क्या देने वाली है, गुड्स एंड सर्विसेज देने वाली है। ये प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। समझ में आया तुम लोगों को। अब देखो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मस्त से चल रहा था, कोई जिंदगी में दिक्कत नहीं था, प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर क्या हुआ ना कि प्रॉब्लम एराइज होने लगा। क्या प्रॉब्लम एराइज होने लगा मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो क्या हो रहा था, देखो दोस्तों, देखो फॉर्म ने हाउसहोल्ड को कितना रुपया दिया था, 10,000 रुपीज दिया था। तो पहले टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता था, 10,000 पूरा खर्च हो जाता था, वापस पैसा घूम के फॉर्म के पास चला जाता था, ऐसा काम हो रहा था। बट बाद में क्या होगा कि घर वाली के पास 10,000 रुपीज आए, तो घर वाली ने सोचा कि हमारे भी चुन्नू मुन्नू आने वाले, हाँ, तो पूरा 20,000 रुपीज अगर खर्च हो जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, 5,000 रुपीज ही क्या किया, खर्च किया। 5,000 रुपीज ही क्या किया, इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगाया और 5,000 इन्होंने क्या किया पता है, रख दिया तिजोरी में। कहाँ पे दोस्तों, तिजोरी में इन्होंने 5,000 रुपीज सेव करके रख दिया। तो ये क्या हुआ ना दोस्तों, ये 5,000 रुपीज तो मार्केट से क्या हो गया, निकल गया ना, मार्केट से क्या हो गया, पैसा हट गया। ठीक है, तो 5,000 मार्केट में क्या हो गया दोस्तों, कम होने लगा। ऐसे बहुत लोग करना स्टार्ट कर दिए। तो गवर्नमेंट क्या किया, तो उस टाइम में गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम एराइज हुआ कि मार्केट से तो पैसा जा रहा है, अगर मार्केट से पैसा कम होने लगेगा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, FM को लाया। क्या लाया दोस्तों, गवर्नमेंट ने FM को लाया। FM मीन्स फाइनेंशियल मार्केट को लाया। फाइनेंशियल मार्केट में लाइक बैंक को लाया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज को लाया, जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया कि आप लोग इसमें पैसा डालिए, आप लोगों को इतना इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो पैसा 5,000 रुपीज तिजोरी में जा रहा था दोस्तों, वापस वो 5,000 हाउसहोल्ड ने FM में क्या किया, लगाना शुरू किया। क्यों, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट, लालच में, पता है ना लालच कितना बड़ा बात है। तो लालच में इन्होंने क्या किया, पैसा लगाना FM फाइनेंशियल मार्केट में स्टार्ट कर दिया दोस्तों। इससे क्या हो गया, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लग, बैंक में पैसा आ गया और यही बैंक वाले क्या वापस फॉर्म को लोन के फॉर्मेट में क्या किया, पैसा अवेलेबल कर दिया। इससे क्या हो गया कि मार्केट में पैसा क्या हो गया, रोटेट हो गया विद FM के साथ। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो क्या लिखा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है दोस्तों, इट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा दैट डील इन लोनेबल फंड्स। मतलब ऐसा मतलब फाइनेंशियल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जो
फॉर्म्स को क्या था, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर देखो दोस्तों नेक्स्ट, हाउस होल्ड सेविंग्स एक्यूमुलेटेड इन द फाइनेंशियल, जो भी हाउस होल्ड सेविंग कर रहे थे ना, और फाइनेंशियल मार्केट में क्या किया, इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जिससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा कंटिन्यू बेसिस में क्या हो गया, रोटेट होने लगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, इसमें क्या होता है ये थोड़ा सा जानना, ये बेटर वे में समझने की कोशिश करना, ये तुम लोगों के लिए उतना रिलेवेंट है लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं, तो तुम लोग इसको समझने का कोशिश करो। ठीक है, देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी तो तुमको पता ही है, 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता रहा, 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता था, प्लस 2 सेक्टर भी फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा था, तुम लोगों को अच्छा से पता है। ठीक है, अब 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, देखो कैसे गवर्नमेंट है, देखो हाउस होल्ड और फॉर्म में तो तुमको रिलेशनशिप मालूम ही कैसे होता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का रिलेशन क्या हुआ था, और फॉर्म्स और गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा था, और कैसे मार्केट में पैसा घूम रहा था, इसको मैं तुम लोगों को भी अंडरस्टैंड करा दूंगा। सबसे पहले क्या होता है, देखो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारा कंपनीज होती है, पता है ना तुम लोगों को, गवर्नमेंट के बहुत सारा कंपनीज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होती है, जहाँ पे क्या होता है नॉर्मल पर्सन जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देते हैं, गवर्नमेंट को सर्विसेज देते हैं, तो गवर्नमेंट हम लोग क्या देती है, वेजेस देगी, सैलरीज देगी या पेंशन देगी। तो गवर्नमेंट पहले हम लोग को क्या देती है, सैलरीज, वेजेस, हम लोग को सर्विस के बिहाफ में। ठीक है, ये तुम लोगों को पता है। ठीक है, और गवर्नमेंट को हम लोग क्या देते हैं, टैक्सेस देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, टैक्सेस। टैक्सेस कहाँ से देंगे, इसी सैलरी, इसी पेंशन, इसी वेजेस से देंगे या नहीं देंगे, तो वापस हम लोगों के पास पैसा आया, हाउस होल्ड के पास, हम लोग हाउस होल्ड के पास पैसा आया। ठीक है, और फिर हाउस होल्ड से टैक्सेस का फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के क्या होता है, रिलेशंस स्टैब्लिश होता है। ठीक है, उसी तरह फॉर्म्स और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश होता है दोस्तों, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्म से, बहुत सारा फॉर्म से, बहुत सारा कंपनी से गवर्नमेंट भी तो परचेज सामान से गुड्स वगैरह खरीदती है ना। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंपनी या प्राइवेट कंपनी से खरीदेगी। ठीक है, खरीदेगी तो गवर्नमेंट फॉर्म्स को क्या देगी, फैक्टर पेमेंट, सॉरी क्या देगी, पेमेंट करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले क्या करेगी, पेमेंट करने वाली है। ठीक है, और बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉर्म से या कंपनी से क्या लेने वाली है दोस्तों, टैक्सेस लेने वाली है। क्या दोस्तों, टैक्सेस लेने वाली है। तो वापस पहले गवर्नमेंट इसको पैसा देगी और फिर गवर्नमेंट टैक्सेस के बिहाफ में कुछ पैसा ले लेगी। इसी तरह मार्केट में क्या होगा, पैसा का रोटेशन कंटिन्यू होते रहता है। और फिर एक और बात है, गवर्नमेंट बहुत सारी न्यू कंपनीज को सब्सिडीज भी देती है। क्या देती है दोस्तों, सब्सिडीज भी देती है। पता ही होगा ना तुम लोगों को, सब्सिडीज जैसे कि मान लो 10 लाख का लोन है, तुम लोग अगर न्यू कंपनी स्टार्ट हो रहा है तो तुम लोग अगर 10 लाख का लोन है तो तुम गवर्नमेंट को 6 लाख 650 घुराना है। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा सब्सिडीज भी क्या होती है, गवर्नमेंट फॉर्म्स को देती है, मतलब सब्सिडी मतलब छूट देती है। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आया होगा कि 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, देख लेते हैं। देखो in this model we introduce the government sector। इस मॉडल में हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं as well as the purchase goods। देखो देखिए उससे क्या होता है, in this model we introduce the government sector as well as they purchase the goods from the firm। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, फर्म से गुड्स खरीदती है and फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउसहोल्ड से क्या लेती है, फैक्टर सर्विसेज लेती है। बिटवीन द हाउसहोल्ड एंड द गवर्नमेंट मनी फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट टू दी हाउसहोल्ड व्हेन द गवर्नमेंट मेक्स ट्रांसफर पेमेंट। सर्विसेज के बदले या फॉर्म से जो गुड्स खरीदती है गवर्नमेंट, उसके बिहाफ में क्या पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट करती है। लाइक देखो दोस्तों, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फैक्टर, मान लो कि एक नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन अगर गवर्नमेंट के पास काम करने वाली है, ठीक है, उनके ऑफिसेस में काम करते हैं, तो उन्हें क्या देगी गवर्नमेंट, सैलरी वगैरह देगी। लेकिन अगर मान लो वो पर्सन रिटायर हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, रिटायर हो जाता है, तो उसे पेंशन वगैरह पेंशन देती है। ठीक है, पेंशन गवर्नमेंट क्या देती है, पेंशन देती है। फिर गवर्नमेंट पेंशन देगी या किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देगी, तो वो सब दोस्तों ट्रांसफर पेमेंट्स में आता है। क्या दोस्तों, ट्रांसफर पेमेंट्स में होता है, जो गवर्नमेंट नॉर्मल हाउसहोल्ड को देती है। ठीक है, अब देखो, in this model we introduce the government as well as the purchase goods from the firm and services from the household between the household and the government flows from the government to the household when the government makes transfer payment like old age pension, scholarship and the factor payment to the household. Money flows from back to the government when it collects the direct taxes from the household। देखो पहले क्या करती है गवर्नमेंट,
सर्विसेज के बदले नॉर्मल हाउस होल्ड को पैसा देती है, ठीक है, या ट्रांसफर पेमेंट करती है, ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप देगी या पेंशन देगी या कुछ भी देगी। फिर उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट क्या करती है, नॉर्मल हाउस होल्ड से टैक्सेस भी लेती है। तो इससे क्या होता है, एक बार क्या होता है, गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, फिर वापस गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के फॉर्म में पैसा चला जाता है। इससे क्या होता है, मार्केट में पैसा का रोटेशन होता रहता है। सिमिलरली देयर आर द फ्लोस ऑफ मनी बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फर्म सेक्टर। मनी फ्लोज फ्रॉम फर्म गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट रियलाइज द कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम द फर्म। गवर्नमेंट क्या करती है, पहले मनी गुड्स एंड सर्विस के बिहाफ में फर्म्स को पे करती है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि कॉर्पोरेट टैक्स फर्म्स वगैरह से कलेक्ट करती है, ठीक है। मनी फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट फर्म्स टू द सब्सिडीज एंड द पेमेंट मेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट पेमेंट भी करती है और सब्सिडीज वगैरह भी फर्म्स को देती है। इसी तरीके से 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक मॉडल चलते रहता है। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। क्या होता है दोस्तों, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कुछ गुड्स बच जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टॉक बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा मान लो मोबाइल शॉप है, क्या शॉप है दोस्तों, मोबाइल शॉप है। मान लो मेरे पास ओपनिंग में 1000 मोबाइल पीस था। कितना था ओपनिंग में, मान लो मेरा दुकान स्टार्ट हुआ तो मेरे पास 1000 मोबाइल पीस पहले से पड़ा था, ठीक है। फिर मैंने परचेस किया, खरीदा मैंने, फिर 500 मोबाइल पीस का खरीदा दोस्तों, खरीदा तो टोटल कितना हो गया दोस्तों मेरे पास 1500 मोबाइल पीस हो गया मेरे पास, ठीक है। फिर मैंने इसी स्टॉक में से 500 पीस क्या किया, बेच दिया मतलब सेल कर दिया मतलब स्टॉक में क्या घट गया, ठीक है। और 31 मार्च 2000 मान लो 21 मतलब ईयर एंड होता है ना, 31 मार्च को मेरे पास 1000 मोबाइल पीस क्या हो गया, बचा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है दोस्तों, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टॉक बोलते हैं। मतलब क्लोजिंग डेट में जितना भी गुड्स मेरे पास बच जाए तो मेरे लिए क्या हो जाता है दोस्तों, स्टॉक बन जाता है। क्या होता है दोस्तों, स्टॉक बन जाता है, ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड, जो गुड्स बिक्री नहीं होता है। ये 1000 मेरा मोबाइल पीस के बाद सेल नहीं हुआ, ये मेरे ईयर एंड में 31 मार्च को मेरे पास बच गया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। फ्लो क्या होता है दोस्तों, फ्लो का मतलब देखो क्या होता है। जैसे कि मान लो मैंने 1000 मोबाइल पीस खरीदा, ठीक है। फिर मैंने 500 मोबाइल पीस बेचा, फिर मेरे पास कितना आ गया, 500 पीस हो गया। फिर मैंने 800 मोबाइल पीस फिर खरीदा तो मेरे पास कितना हो गया, 13 हो गया। फिर मैंने इसमें से 5 और सेल कर दिया तो मेरे पास कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 800 हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पता है, फ्लो। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लो। मतलब एक साल में मेरे पास कितना मोबाइल फोन आया, मेरे पास से कितना मोबाइल फोन बिक्री हो गया, ठीक है। जब हम पूरे स्टॉक को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पूरे गुड्स को स्टडी करते हैं कि मेरे पास कितना आया, मेरे पास कितना गया, मेरे पास कितना डैमेज हो गया, तो ये मेरा क्या होता है दोस्तों, फ्लो होता है। क्या दोस्तों, फ्लो। क्या होता है दोस्तों, इट रेफर्स टू द कंप्लीट स्टडी ऑफ इन्वेंटरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, हम लोग स्टॉक का कंप्लीट स्टडी करते हैं कि मेरे पास कितना आया कितना गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लो बोलते हैं। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितना गुड्स बच गया तो मेरे लिए स्टॉक बनता है। और फ्लो मतलब जब हम लोग साल भर में जितना गुड्स आया जितना गुड्स गया उसका कंप्लीट स्टडी करते हैं तो वो क्या बनता है दोस्तों, हमारे लिए फ्लो बनता है। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। देखो स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर। स्टॉक एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का बारे में बताता है, तो ये क्या स्टैटिक है, ये चेंजेस नहीं होता, फिक्स होता है, ठीक है। स्टैटिक मतलब फिक्स होगा। क्या होगा दोस्तों, फिक्स होगा। लेकिन ये डायनेमिक इन नेचर। फ्लो क्या होता है, चेंजेस होते रहता है। फ्लो क्या होगा, चेंजेस, कभी आया कभी गया, ठीक है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट होगा देखो, स्टॉक डज नॉट हैव द टाइम डायमेंशन अटैच्ड। इसमें टाइम का कोई मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की ही बात होता है, लेकिन इसमें टाइम इंपोर्टेंट रहता है कि एक टाइम में कितना माल आया कितना माल गया, ठीक है ना। फिर इट इज अ वेरिएबल व्हिच इज मेजर ओवर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम लोग मेजर एक ही टाइम पे करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम समझते हैं ना, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कुछ मतलब 31 मार्च, ठीक है। मेरा क्या हो गया, 31 मार्च ईयर का लास्ट दिन, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है मेरा, ठीक है। और इट इज वेरिएबल व्हिच इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम लोग पूरा पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हैं, मतलब पूरा पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब एनालाइज करते हैं, ठीक है।
जैसे कि इन्वेंट्री इन वेयर हाउस ऑन 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई, मान लो कि 31 जुलाई को मेरा वेयर हाउस में, मतलब मेरे गोदाम में स्टॉक जो भी बचा है वो मेरे लिए क्या होगा, स्टॉक होगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन ऑफ इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर में इन्वेंट्री का जो हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लो बोलते हैं। आई होप तुम लोगों को स्टॉक एंड फ्लो में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है दोस्तों, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, डोमेस्टिक एरिया बोलो, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो, या इकोनॉमिक एरिया, इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो दोस्तों, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, इन कॉमन लैंग्वेज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए नेशन मींस पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, मतलब जैसे कि इंडिया का पॉलिटिकल बॉर्डर जहां तक फैला हुआ है वो सब क्या होता है, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में आता है, ठीक है। फिर बट इन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इट रेफर्स द इकोनॉमिक टेरिटरी व्हिच रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विथिन व्हिच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब इकोनॉमिक्स क्या बोलता है डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। जैसे कि मान लो मैं आसाम में रहता हूँ, मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। तो मैं दिल्ली नॉर्मली जाके घूम के आ सकता हूँ, मुझे कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दिल्ली क्या है, मेरे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी है जहाँ पे मैं फ्रीली जाके घूम के आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मुझे यूएसए जाना है या अमेरिका जाना है तो मुझे पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम से रही होगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे क्या होगा, इजीली हम जाके क्या करें, आने सके, या से हमको वहाँ से गुड्स या सर्विसेज हम लोग इजीली क्या करें, लेने सके। तो वो मेरे लिए क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है दोस्तों, जहां पे गुड्स कैपिटल एट सर्कुलर फ्रीली, जहां पे कोई भी पर्सन गुड्स या कैपिटल इजीली आने भी सके और जाने। जैसे कि मैं आसाम में रहता हूँ, अगर मैं दिल्ली जाके आराम से घूम के आ सकता हूँ, ठीक है, मुझे उतना प्रॉब्लम कोई भी फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। नॉर्मली मुझे ट्रेन का टिकट लेना है, मैं आराम से घूम के और मैं ना पासपोर्ट ना वीजा कुछ नीड नहीं है मुझे, लेकिन मुझे वही यूएसए जाना होगा तो पासपोर्ट वीजा ये सब लेना पड़ेगा, तो वो मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट डोमेस्टिक टेरिटरी को इस तरीके से बनाया कि हम लोग को आराम से आने या जाने सके विदाउट किसी प्रॉब्लम के। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में भी कुछ बातें इंक्लूड्स होता है, कुछ बातें इंक्लूड्स होता है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी को, जहां तक इंडिया का पहुंच है ना वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में आता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, देखो शिप एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय होम कंट्री। मान लो कि एक एयर इंडिया का फ्लाइट है, मान लो एक एयर इंडिया का फ्लाइट है, तो एयर इंडिया कहाँ है कंपनी, इंडिया का कंपनी, पता ही तुम लोग, ठीक है। तो शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेट बाय द होम कंट्री बिटवीन दी अदर कंट्री। एग्जांपल एक देखो, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लो एयर इंडिया का प्लेन है, ठीक है, फॉल अंडर आवर कंट्री, फॉल आवर, हम लोग डोमेस्टिक कंट्री क्या है पता ही, हम लोग का इंडिया का ही है, ठीक है। लेकिन मान लो वो सिर्फ कभी इंडिया आती भी नहीं है, वो अमेरिका से पैसेंजर उठाती है और स्पेन में पैसेंजर को क्या करती है, अमेरिका से पैसेंजर उठाती है और स्पेन में जाकर पैसेंजर को छोड़ देती है, और कभी इंडिया आती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये किसका प्लान है, एयर इंडिया कहाँ का है, इंडिया का है, एयर इंडिया का प्लेन कहाँ का है, इंडिया का है। तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में दोस्तों काउंट होने वाला है, ठीक है। हालांकि वो अमेरिका ही रहता है, मान लो हम लोग इंडिया से बैठ के उस प्लेन को अमेरिका में ऑपरेट करते हैं, अमेरिका टू स्पेन ऑपरेट करते हैं, लेकिन अगर वो एयर इंडिया का प्लेन अगर इंडिया का है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो शिप से कोई, ठीक है, कोई मान लो कोई भी नॉर्मल शिप से जो जापान से लेकर चाइना तक जाती है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ का शिप है, हम लोग के इंडिया का, तो भी हम लोग हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होने वाले हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो एम्बेसीज कंसल्ट, एम्बेसी समझते हो ना, एम्बेसीज यू नो एम्बेसीज क्या होता है दोस्तों, तुम लोग को पता है। जैसे कि मान लो कि हमारा एम्बेसीज ऑस्ट्रेलिया में है, मान लो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो एम्बेसीज का मतलब जहाँ पे मान लो कि हम लोग गए ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ में कुछ भी हम लोग को पासपोर्ट रिलेटेड या लैंग्वेज रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो इंडिया का आदमी का कुछ ऑफिस, मतलब इंडिया के लोगों का ऑफिस वहाँ पे स्टेब्लिश होता है, जहाँ पे इंडिया, अगर मान लो कि मैं ही ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो उसी ऑफिस में मैं जाके अपना प्रॉब्लम को क्या कर लो, क्लियर कर लो, ठीक है, सोल्व कर लो, ठीक है। वो तो उन पीपल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बेसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हीं ऑफिसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बेसीज बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करें, अपने प्रॉब्लम को सोल्व
कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया का एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में होगा, जापान में होगा, चाइना में होगा, तो जैसे कि जापान का भी ऑफिस इंडिया में होने वाला है, चाइना में होने वाला है। तो मान लो कि इंडिया का ऑफिस अगर ऑस्ट्रेलिया में एस्टेब्लिश है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया के कोई भी लोगों का प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, तो वो भी एम्बेसीज अगर होगा ना, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में के अंदर में ही हम लोगों का काउंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन, अगर मान लो कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, ठीक है, जो यूएसए में काम कर रही है, ठीक है, और वो इंडिया का मिलिट्री एस्टेब्लिश है, तो वो भी क्या होगा, हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिर फिशिंग वेसल समझते हैं, जो फिश वगैरह पकड़ने का काम करती है। तो मान लो कि इंटरनेशनल वाटर्स में मान लो कोई शिप है इंडिया का जो फिश वगैरह पकड़ने में काम करती है, फिश वगैरह पकड़ती है, तो वो भी हम लोगों का डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में आने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिर ऑयल एंड गैसेस प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय कंट्रीज डोमिसाइल इन इंटरनेशनल वाटर, मतलब कोई ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस इंटरनेशनल वाटर में बिछा हुआ है जो इंडिया का है, तो वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या काउंट नहीं होगा, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में तो सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होता दोस्तों, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जहाँ तक इंडिया का पहुंच है वो सब भी तुम्हारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में काउंट होने वाला है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को भी बताया, ठीक है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्या रहेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या इंक्लूड नहीं करती है। तो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या इंक्लूड नहीं करती है, एम्बेसी। देखो फॉरेन का भी तो कोई एम्बेसी इंडिया में स्टेब्लिश होगा ना, तो डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगी। या कोई भी कंसल्टेंट्स या मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऑफ फॉरेन कंट्री आर लोकेटेड इन डोमेस्टिकली, अगर मान लो फॉरेन कंट्री का कोई भी कंसल्टेंट्स या एम्बेसीज या इंस्टॉलेशन हमारी कंट्री में, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में काउंट होने वाली नहीं है, ठीक है। फिर लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएन और डब्ल्यूएचओ, मान लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक डब्ल्यूएचओ, ठीक है, यूएनओ, अगर इसका रिलेटेड कुछ भी ऑफिस है इनका, अगर वो इंडिया में एस्टेब्लिश है, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होने वाली नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी करी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।